students, today we are going to study session 3 of unit 1 communication skills and the topic is communication perspectives. तो स्टूडेंट थोड़ा हमने लास्ट लेक्चर्स में दो जो लेक्चर्स इससे पहले थे तो हमने जाना कम्युनिकेशन क्या होता है, एक बातचीत फेस टू फेस या किसी टेक्नोलॉजी के थ्रू लाइक इंटरनेट या व्हाट्सएप या फेसबुक, ठीक है। और उस कम्युनिकेशन साइकिल होती है, उसमें कुछ फोर पार्ट्स होते हैं मेनली बेसिकली उसमें, सेंडर रिसीवर, आपका मैसेज, मीडियम, ओके। और आज हम बात करेंगे पर्सपेक्टिव मीनिंग होती है कि बेसिकली आपका दृष्टिकोण, हिंदी में अगर बात की जाए या आपका नज़रिया, कि आपको जो सोचने का नज़रिया है या किस चीज़ को देखने का नज़रिया है, सोचने का, समझने का, बात करने का, या कोई भी चीज़ होती है नज़रिया कि आपका दृष्टिकोण क्या है किस चीज़ को लेकर, तो वही आज हम सीखेंगे, वही जानेंगे, ओके। थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है, थोड़ा सा आई थिंक आप 2-3 टाइम्स रीड भी करेंगे 2 से 3 बार तो भी आपको आइडिया काफ़ी इसमें हो जाएगा। मेरी कोशिश आपको अच्छे समझाने की, ओके। पर्सपेक्टिव हेल्प्स अस अंडरस्टैंड पीपल एंड सिचुएशंस। तो जैसा मैंने कहा कि पर्सपेक्टिव जो हमारा दृष्टिकोण है वो हमको अलग अलग सिचुएशंस होती है, अलग अलग तरह के लोग पीपल होते हैं, इंसान होते हैं, उनको समझ में हेल्प करता है। आवर पर्सपेक्टिव डिटरमाइंस हाउ वी इनकोड ए मैसेज एज ए सेंडर एंड हाउ वी डिकोड एज ए रिसीवर। तो हमारा पर्सपेक्टिव है वही हमको एक हेल्प करता है किसी मैसेज को इनकोड करने में, अगर हम सेंडर हैं या ठीक है, या हम रिसीवर है तो उसको हम डिकोड करने में हेल्प करता है। जैसे मैंने एग्जांपल लेता हूँ कि मान लीजिए मैं IT सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, हम क्लास में हैं, स्कूल खुल जाते हैं, सपोज कि मैं क्लास में आता हूँ तो मैं आपसे कहता हूँ प्लीज़ ओपन द पेज नंबर 50। तो उसमें क्या करेंगे, तो एक सिंपल आप क्या करेंगे, जो आपकी बुक है IT, आप उसका पेज नंबर 50 ओपन करेंगे। उस टाइम आप ऐसा तो नहीं करेंगे आप फिजिक्स की बुक का पेज नंबर 50 ओपन कर रहे हैं या केमिस्ट्री की बुक का पेज नंबर 50 ओपन कर रहे हैं। तो एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि हाँ भाई सर क्या कह रहे हैं, कि जो जिस सब्जेक्ट का टीचर होगा यानी कि उनकी आपको बुक ओपन करनी है। तो मैंने आपसे क्या कहा, सिर्फ आपको पेज नंबर 50 ओपन करना है। तो एक अंडरस्टैंडिंग है आपकी कि आप IT बुक का पेज नंबर 50 ओपन करेंगे, ओके। डिपेंडिंग ऑन द कल्चरल डिफरेंसेस सिचुएशन इन विच वी आर ब्रॉट अप अवर नॉलेज। तो ये बहुत सारी इस पर चीज़ें डिपेंड करती हैं, हमारे जो कल्चरल डिफरेंसेस, हम किस तरह की सिचुएशन में पले बड़े हैं, किस तरह के हालात में हैं, हमारी सराउंडिंग क्या है, हमारी नॉलेज क्या है, हमारे बिलीव्स क्या है, हमारे मोटिव्स क्या हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग कैसी है लोगों को लेके या सराउंडिंग जिस माहौल में रहते हैं उसको लेके, ठीक है। हमारी एजुकेशन क्या है या हम किस क्लास में हैं, ओके। हमारे पास एक्सपीरियंसेस बिल्ड अप और पर्सपेक्टिव। तो ये सब चीज़ें जो मैंने बताई हैं आपका पर्सपेक्टिव बिल्ड करते हैं, आपका नज़रिया, आपका दृष्टिकोण, ओके। इंग्लिश में जनरली पॉइंट ऑफ व्यू इसका एक सिनोनिम होता है। दिस इज द रीज़न वाई डिफरेंट पीपल परसीव अ मैसेज एंड इंटरप्रेट इट डिफरेंटली। तो यही वजह होती है कई बार सेम मैसेज को लोग अलग अलग तरीके से उसको इंटरप्रेट करते हैं, अलग अलग तरीके से समझते हैं, ठीक है। तो जनरली कई बार ऐसा हो जाता है कि सेम मैसेज को लोग गलत तरीके से आप समझ लेते हैं या अलग तरीके से इंटरप्रेट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए मेरी वेरी फर्स्ट डे आई कम टू योर क्लास एंड आई से प्लीज़ ओपन द पेज नंबर 50। तो उसमें कुछ लोगों को पता नहीं हो सकता, ये पता ना हो कि सर आए कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। तो मैंने कहा पेज नंबर 50 ओपन कर लीजिए। जिन स्टूडेंट्स को पता है कि ये सर IT का टीचर, तो वो बुक ओपन कर लेते हैं पेज नंबर 50 IT का। कुछ को नहीं पता था तो वो पूछते हैं भाई कौन सी बुक ओपन करनी है, या कुछ लोग तो ओपन कर लेते हैं खुद से ही, कोई फिजिक्स की या केमिस्ट्री की, ठीक है। तो एक तरीका होता है कि हमको नहीं पता होता कि हम किस तरह से रिएक्शन करेंगे एक मैसेज को, यानी कि अलग अलग कहने का मतलब है कि सेम मैसेज को लोग अलग अलग तरीके से एक इंटरप्रेट कर लेते हैं। मैंने एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की। फॉलोइंग आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट आवर पर्सपेक्टिव इन एनकोडिंग एंड डिकोडिंग द मैसेज ड्यूरिंग कम्युनिकेशन। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो आपकी जो कम्युनिकेशन है उसको इनकोड डिकोड करने में कुछ आपकी हेल्प करते हैं, या इस फैक्टर्स के थ्रू हम पता लगाते हैं। विजुअल पर्सपेक्टिव, तो एक विजुअल कोई चीज़ हम देखते हैं उसको देख हमारा कैसा नज़रिया बनता है या दृष्टिकोण। अवर ब्रेन प्रोसेसेस विद द विजुअल एंड इंफॉर्मेशन थ्रू आवर पर्सपेक्टिव। तो हमारा ब्रेन क्या करता है, आपको प्रोसेस करता है इंफॉर्मेशन। हम देखते हैं बहुत सारी चीज़ हमारे पास, हम हर दिन मतलब हम जब भी अगर सोए नहीं तो कुछ भी देखते तो एक लगातार हमारी आइज़ की थोड़ा ब्रेन में इंफॉर्मेशन जा रही होती है, आंखों के जरिए लगातार इंफॉर्मेशन जा रही होती है। तो जो भी कुछ हम देखते हैं उससे हमारा एक एटीट्यूड, एक पर्सपेक्टिव डेवलप होता है। तो हम किसी नतीजे भी पहुँचते हैं, कुछ सोचते हैं, कुछ डिसीजन लेते हैं,
एंड मेक डिसीजन विजुअल परस्पेक्टिव लाइक अपीयरेंस ऑफ ए पर्सन। तो जो जैसा हमको दिखाई देता है उसी के हिसाब से हम डिसीजन लेते हैं कि किसी पर्सन की अपीयरेंस कैसी है, वो कैसा दिखता है, हाउ समवन लुक्स लाइक एंड ड्रेस्ड अप, किस कोई पर्सन कैसा दिख रहा है, उन्होंने कैसी ड्रेस की पहनी हुई है, उनका डेजिग्नेशन क्या है, उनका सोशल स्टेटस क्या है, हु द पर्सन इज, कौन है पर्सन, हाउ इम्पोर्टेंट और अनइम्पोर्टेंट ही और शी इज, मतलब जो पर्सन देख रहे हैं उसकी फिजिकल अपीयरेंस के हिसाब से या उसकी ड्रेसिंग के हिसाब से वो पर्सन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है या इम्पोर्टेंट है या नहीं भी है। तो वो क्या करता है, वो आपका मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकते हैं, तो उस पर्सन की क्वालिफिकेशन क्या है एक पर्टिकुलर फील्ड में। जैसे डॉक्टर हैं, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, आर द एग्जाम्पल्स। देखिए बात यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है कि हम किसी पर्सन को कैसे इंपॉर्टेंस देते हैं या कैसे इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। तो जनरली जिन लोगों की ज़रूरत पड़ती है, ये डॉक्टर्स की हमको ज़रूरत पड़ती है, बीमार पड़ जाते हैं, ये टीचर्स को हम हर दिन, अब एक हमको क्लास में जाना रहता है, टीचर हमको पढ़ाते तो इनको हम जानते हैं, ठीक है, तो थोड़ी बहुत हम इनको इंपॉर्टेंस देते हैं क्योंकि हम बीमार पड़ते तो हमको दवाई तो लेनी है ना, तो दवाई कौन देते हैं, डॉक्टर्स, ठीक है। इसी तरह से टीचर्स हैं क्योंकि हम स्कूल में पढ़ाते तो हमें उन्हें इंपॉर्टेंस देनी होती है। ओके, मेंटल और फिजिकल कैपेबिलिटी, स्पोर्ट्स पर्सन, चेस प्लेयर, रेसलिंग चैंपियन, स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल परफॉर्मर, टैलेंटेड एंड क्रिएटिव पर्सन। तो हमें जैसे ज़रूरत होती है तो उस हिसाब से इंपॉर्टेंस देते हैं, ज़रूरत नहीं होती तो इंपॉर्टेंस नहीं देती हैं। तो आप मार्केट में इतने सारे लोग मिलते हैं, आप हर किसी को तो आप नहीं जानते, ठीक है, तो इतना मैटर नहीं करता है वो कौन लोग हैं, ठीक है। वहीं आपका टीचर मिल जाए, कोई आपका फिजिक्स पढ़ाता है तो मैथ्स पढ़ाता है, तो आप थोड़ा सा उनसे मिलते हैं, सर कैसे हैं, ये सब बातचीत करते हैं, थोड़ा सलाम दुआ करते हैं, ठीक है। आई थिंक थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट, पर्सपेक्टिव ऑफ लैंग्वेज। वर्ड्स हैव डिफरेंट मीनिंग्स डिपेंडिंग ऑन द कंटेक्स्ट। तो कई बार सेम वर्ड्स के डिफरेंट मीनिंग हो जाते हैं, किस कंटेक्स्ट में बात चल रही है। जैसे जनरली हम हिंदी में बोलते हैं अच्छा, एक हल्के बाद में बोलते हैं अच्छा का मीनिंग जनरली क्या होता है, एग्रीमेंट, ओके, अच्छा ठीक है, मतलब ठीक है। और आप थोड़ा सा लंबी सांस लेके बोलते हैं अच्छा, यानी कि कुछ एक शॉकिंग होता है कि आपको कुछ पता चला कि किसी का एक्सीडेंट हो गया है या कुछ प्रॉब्लम हो गई है, कोई बीमार पड़ गए, ज़्यादा बीमार पड़ गए, अच्छा एक लंबी आप सांस लेके बोलते हैं। तो देखिए वर्ड तो एक ही था अच्छा, लेकिन उसका अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से मीनिंग हो जाता है। कैसे पता चलता, बोलने पे आपने प्यार से बोला अच्छा, यानी कि एग्रीमेंट है, ओके, ठीक। आपने जोर से लंबी सांस ली अच्छा, तो वहाँ पे थोड़ा सा मीनिंग हो जाता है। कोई शॉकिंग बात आपको पता चली, कोई एक जहाँ आपको थोड़ा सा झटका सा लगा, आश्चर्य आपको एक तरीके से समझ लीजिए। अ गुड लिसनर कैचेज द मीनिंग एंड इंटेंट। तो जैसा आप बोलते हैं उससे क्या आपके बोलने के तरीके से एक अच्छा लिसनर क्या आपका मीनिंग का मतलब और उसका इरादा पता चल जाता है। Many times the statements and messages are interpreted because of limited vocabulary, wrong choice of words or poor listening skills. Language and figures of speech give different forms to the message like satire, mockery, threat, ambiguous or multiple meaning, etc. देखिए कई बार क्या होता है, आपकी जो लैंग्वेज जो भी आप भाषा यूज़ करते हैं, जो भी आपकी लैंग्वेज है, तो कई बार क्या ना जो बोलने के तरीके से थोड़ा सा समझने में कई बार मुश्किल हो जाती है। अगर आप थोड़ा सा साफ नहीं बोल रहे हैं, थोड़ा सा क्लियर मैसेज आप नहीं पहुंचा रहे हैं, शॉर्ट में बात करना चाह रहे हैं, तो वहाँ थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग में रिसीवर को प्रॉब्लम हो सकती है। या आप थोड़ा सा मॉकरी यानी कि थोड़ा किसी की नकल करके बताना चाह रहे हैं, तो वहाँ भी दिक्कत हो जाती है। एम्बिगस, किसी मैसेज को आप बार बार रिपीट कर रहे हैं, या आप ऐसा कोई वर्ड यूज़ करें जिसके मल्टीपल मीनिंग है, तो वहाँ भी रिसीवर को मैसेज डिकोड करने में प्रॉब्लम आने लगती है। Synonyms and idioms give varied perspective to the messages. A good listener must listen well and then interpret the message in the context of discussion and background of the discussion. तो जो अच्छा लिसनर होता है उसको बहुत ध्यान से सुनने की ज़रूरत होती है, लिसन करने की ज़रूरत होती है। अगर आप केयरफुली लिसन करेंगे तो आप मैसेज को इजीली इंटरप्रेट कर पाते हैं कि किस कंटेक्स्ट में बात की जा रही है और उस जो बात की जा रही है उसका असल पर्पस क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है स्टोरी का। हर बातचीत में कोई ना कोई स्टोरी होती है। ऐसा नहीं कि आपने एक सेंटेंस सुना आपको एकदम सब कुछ समझ में आया। थोड़ा सा कई बार जब 4-5 सेंटेंस में आते या कुछ बात लंबे चलती तभी पता चलता कि असल बात का पर्पस क्या है, डिस्कशन का मकसद क्या है। नेक्स्ट पॉइंट आपका पास्ट एक्सपीरियंसेस और पर्सनल एक्सपीरियंस हेल्प अस डेवलप पर्सपेक्टिव दैट मे हेल्प और हिंडर इन इंटरप्रेटिंग मैसेजेस करेक्टली।
तो जो हमारे कुछ एक्सपीरियंस होते हैं जो हम डेली लाइफ में हम उनसे मीट करते हैं, अच्छे एक्सपीरियंस भी होते हैं, ख़राब एक्सपीरियंस भी होते हैं। क्या होता है क्या, जो हमारे एक्सपीरियंस होते हैं वो कई बार हमको हेल्प भी करते हैं या उन प्रॉब्लम भी खड़ी कर देते हैं, समझने में ये प्रॉब्लम भी करते हैं, किसी मैसेज को आपको इंटरप्रेट करने के लिए सही। अच्छे एक्सपीरियंस आपको मैसेज इंटरप्रिटेशन करने में हेल्प भी करते हैं। अगर मैसेज आपका एक्सपीरियंस थोड़ा ख़राब रहा तो कई बार हो सकता है कि आप समझ नहीं पाते कि असल कहानी क्या थी, कि इसके ये इस गलत कोई ख़राब चीज़ आपके साथ, इससे आप कुछ सीख ना पाए तो कई बार आप उसको समझ नहीं पाते ऐसा क्यों है मेरे साथ। ठीक है, अ पर्सन विद बैड एक्सपीरियंस, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल ले इन्होंने बात की, अ पर्सन विद बैड एक्सपीरियंस विद वन कंज्यूमर गुड्स कंपनी विल बी मोर skeptical or more careful in buying the same product from that company again। मान लीजिए आपने किसी कंपनी से कोई प्रोडक्ट परचेज किया तो प्रोडक्ट फॉल्टी निकला, अगर आप नेक्स्ट टाइम उसी कंपनी से कोई दूसरा प्रोडक्ट लेंगे तो आपको कई बार सोच के लेंगे, बहुत एहतियात बरतेंगे कि मैंने पहले तो ख़राब चीज़ ले ली थी, दोबारा कोई ख़राब चीज़ ना आ जाए दूसरा जो प्रोडक्ट आप ले रहे हैं। तो इसी तरह से देखिए दोनों चीज़ में हो जाती है। ठीक है, एक आपका शुरू का जो एक्सपीरियंस रहा ख़राब रहा तो आप नहीं चाहते कि वो दोबारा से आपके साथ रिपीट हो। वहीं आप कोई किसी दूसरी कंपनी से कोई प्रोडक्ट लेते हैं, मान लीजिए आपने कोई शूज़ लिया, शूज़ बहुत अच्छा निकला, उम्मीद से बढ़ के निकला, तो क्या आपके पॉजिटिव एक्सपीरियंस हो जाता है कि इस कंपनी का अच्छा प्रोडक्ट्स हैं, आप दूसरों को भी बताते हैं। वहीं अगर प्रोडक्ट ख़राब निकलता तो दूसरों को भी बताते हैं कि ये कंपनी अच्छा प्रोडक्ट सेल नहीं कर रही है। तो देखिए अच्छे एक्सपीरियंस से कितना फ़र्क पड़ता है, ख़राब एक्सपीरियंस भी फ़र्क पड़ता है आप पे भी और आपके सराउंडिंग पे भी। एनी पॉजिटिव एक्सपीरियंस विल हेल्प यू लुक एट द मैसेज विद ए पॉजिटिव पर्सपेक्टिव। तो एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस से पॉजिटिव आपका पर्सपेक्टिव डेवलप होता है। वी शुड रिफ्लेक्ट ऑन आवर एक्सपीरियंसेस एंड अंडरस्टैंड दैट आवर एक्सपीरियंस अलोन डज नॉट डिटरमाइन आवर पर्सपेक्टिव। देखिए खाली आप एक्सपीरियंस से ही डिटरमाइन अपना दृष्टिकोण डेवलप नहीं कर सकते। कई बार होता है कि आपके साथ कुछ गलत हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना जो पर्सपेक्टिव है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू उसी पर डेवलप करें। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपकी सराउंडिंग कैसी है, आपकी फ्रेंड सर्किल कैसा, आपका माहौल कैसा है, आप कहाँ पले पड़े हैं, आप कहाँ रहते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों से आपका पर्सपेक्टिव डेवलप होता है, ना कि आपकी कोई ख़राब चीज़ आपके साथ हो गई, कोई आपके साथ कोई गलत चीज़ हो गई है। मान लीजिए आपको कोई अर्जेंट इंटरव्यू देने जाना था तो अचानक से आपकी बाइक पंक्चर हो गया, तो एक हो जाता है कि अब इसमें आप ऐसा नहीं कि आप नसीब को दोष दें या अपने इस रोड से मुझे नहीं जाना था, मैं गलत रास्ते जा रहा हूँ, होने वाली बात थी। ठीक है, आई थिंक आपको थोड़ा बहुत आइडिया हुआ होगा। एटीट्यूड, इट इज़ आवर चॉइस हाउ वी अप्रोच टू एन इशू। तो एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एक हमारी चॉइस होती है कि कोई हमारा लाइफ में इशू है, हम उसको कैसे अप्रोच करते हैं, कोई प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व करना चाहते हैं या उस पर कैसे डील करते हैं। ठीक है, ये हमारा एटीट्यूड कहलाता है। आवर पॉजिटिव एंड नेगेटिव एटीट्यूड डिफाइंस आवर रोल इन ए कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो हमारा जो एटीट्यूड या पॉजिटिव हो या निगेटिव होगा वो डिटरमाइन करता है कि हमारा कैसा रोल रहेगा एक कम्युनिकेशन प्रोसेस में। चेयरफुल, ओपन, ऑप्टिमिस्टिक, कॉन्फिडेंट, ऑर्डरली एटीट्यूड विंस द सिचुएशन। तो देखिए अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होता है तो बहुत चांसेस बन जाते हैं कि आप ख़राब सिचुएशन में भी आप विनर हों, मतलब उनसे ओवरकम कर ले, अपने आप को बचा के ले जाएं, हारे ना। ठीक है, विद इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के साथ। वाइल स्टबबोर्न, होपलेस, वहीं कुछ ज़िद्दी है, होपलेस जिन्होंने नाउम्मीद हैं, बैड इंटेंट, अच्छा इरादा नहीं है, लैक ऑफ एंथुजियाज्म, may lead to a lost argument। तो अगर आपका एटीट्यूड निगेटिव है तो कई बार क्या होता है कि आप कम्युनिकेशन अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाते हैं। जो डिस्कशन चल रहा है, मान लीजिए क्लास में है या फ्रेंड सर्किल में है, अगर आप थोड़ा ध्यान नहीं देते हैं, अगर आप पहले से हार मान लेते हैं तो आपकी कम्युनिकेशन में वो बात नज़र नहीं आती जो होनी चाहिए। ओके, आवर एटीट्यूड बिल्ड्स आवर बिहेवियर एंड रिस्पॉन्स टू ए मैसेज। जैसे मैंने कहा, हमारा एटीट्यूड क्या बिल्ड करता है, हमारा बिहेवियर बताता है, हमारा रिस्पॉन्स कैसे रहेगा किसी मैसेज को। तो यही सब चीज़ें हैं। तो पॉजिटिव एटीट्यूड रखने से बहुत फ़र्क पड़ता है कम्युनिकेशन में, चाहे आपकी फैमिली के बीच आप बातचीत चल रही है, आपकी फ्रेंड सर्किल में है या क्लास में है, टीचर के साथ इंटरेक्शन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक, प्रेजुडिस। तो प्रेजुडिस क्या होता है, बेसिकली प्री कंसीव्ड ओपिनियन विच इज़ नॉट बेस्ड ऑन रीज़न और एक्चुअल एक्सपीरियंस। तो एक ओपिनियन होती है बेसिकली एक ऐसी चीज़ पे उसका कोई बेस नहीं है, कोई आधार नहीं, बस हम उसको मान लेते हैं कि अच्छा ऐसा है। जैसे कहा जाता है कि आप मेहनत करें, दुआ करें, आप मेहनत करते रहें कि आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना तो मेहनत करते रहिए।
अब कितनी मेहनत करनी है हमको नहीं, जनरली हर स्टूडेंट की बात समझ में नहीं आती कितनी मेहनत करनी, रोज़ का 2 घंटे पढ़ें, 5 घंटे पढ़ें, 10 घंटे पढ़ें। और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं, उनको ऐसा लगता है कि बस एग्जाम में पढ़ लेंगे और दुआ करें पूरे साल तो भी पास हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता ना, आपको पढ़ाई थोड़ा अच्छी करनी पड़ती है तभी अच्छे मार्क्स आ पाते हैं। ओके, प्री कंसीव नोशंस एंड डिसलाइक्स ऑफ अदर पर्सनस, तो जो पहले से हमारे दिमाग में ख्याल आते हैं, ठीक है, किसी दूसरे पर्सन को पढ़ना पसंद कर रहे हैं, बिलीविंग विदाउट वेरीफाइंग फैक्ट्स, तो ये बड़ी प्रॉब्लम है, ज़्यादातर देखने को मिलती है कि आप बहुत सारी चीज़ें आप यकीन कर लेते हैं बिना उसको वेरीफाई किए। बहुत सारे फैक्ट्स, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया कि आप खाली दुआ करे जा रहे हैं और मेहनत करने से तो एग्जाम में कैसे अच्छे मार्क्स आएंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, या हमसे कोई भी आके बोल देता है कि इस कंपनी का सिम अच्छा है, लेकिन ये इस कंपनी की एलईडी अच्छी है, आप ले लो तो बहुत फ़ायदे में रहोगे। तो जनरली क्या हम ऐसे ही सुन लेते हैं और कई बार एक दूसरे की बात सुन कर ले भी लेते हैं कुछ चीज़ें या शूज़ या आइटम्स या कोई भी चीज़। जनरली बहुत कम लोग वेरीफाई करते हैं कि एक बात में कितनी सच्चाई है किसी भी चीज़ को लेकर। मेकिंग ओपिनियन ऑन yourself lead to development of prejudice in us. It develops a huge barrier in understanding and interpreting messages. तो देखिए ये जो प्रेजुडिस है ये एक डेवलप करता है बैरियर किसमें, अंडरस्टैंडिंग में एंड इंटरप्रेटिंग मैसेजेस। तो कई बार कि हम दूसरों की ऐसी बातों पर यकीन कर लेते हैं, कोई हमसे आके हमारा दोस्त कहता है कि वो लड़का अच्छा नहीं है तो हम मान लेते हैं। कई बार हम बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है, या कोई आपके पेरेंट्स आके शिकायत कर देता है आपके बारे में कि आपका लड़का बदतमीजी कर रहा था या उनको परेशान कर रहा था। तो कई बार माँ बाप पेरेंट्स क्या करते हैं, कई बार चेक नहीं करते ऐसा कुछ हुआ है नहीं हुआ, वो अपने बच्चों को डांटने लगते हैं। तो ऐसा मैं एक रियल लाइफ एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आई थिंक आपको थोड़ा बहुत समझ जरूर आ रहा होगा। तो इस तरह क्या प्रॉब्लम होती है, अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आने लगती है। आप जो आपका मैसेज जो आपको बताएगा आपने उसे इंटरप्रेट नहीं किया, यानी कि उसको आपने क्रॉस चेक नहीं किया, वेरीफाई नहीं किया, और आपने गलत पहले अंडरस्टैंडिंग बना ली अपने बच्चे के बारे में कि मेरा बेटा गलत है कहीं ना कहीं। डिसलाइक, इंटॉलरेंस, हेटर्ड और द एग्जाम्पल ऑफ प्रेजुडिस, तो ये कुछ नापसंद करना दूसरे को। इंटॉलरेंस यानी कि अनविलिंग टू एक्सेप्ट व्यूज़, आपको जो आप अनविलिंगनेस यानी कि आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, वो चीज़ आपके रिलीजन को लेकर हो सकती है, दूसरे व्यूज़ को लेकर हो सकती है, ख्यालात को लेकर हो सकती है दूसरे के। प्रेजुडिस सेज आर ड्यू टू कल्चरल डिफरेंसेस एज वेल एज पर्सनल बिलीव्स। तो देखिए जो प्रेजुडिस होती है कई बार किसकी है, जो इसके जो वजह है, रीजंस क्या हैं, कल्चरल डिफरेंसेस। जैसे इंडिया बहुत सारे आपके रिलीजन हैं, आई थिंक 5 और 6 रिलीजन इंडिया के अंदर हैं। तो हर कल्चर में सबके कल्चर अलग अलग हैं। मुस्लिम के कुछ कल्चर हैं, नॉन मुस्लिम के कुछ अलग कल्चर्स हैं, सिख के कुछ अलग कल्चर्स हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं एक डिफरेंस पैदा करती है लोगों के बीच में। ओके, कुछ पर्सनल बिलीफ्स हैं, ठीक है। पर्सनल बिलीफ्स जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल लिया, कोई रोज़ा रखते हैं अच्छा मानते हैं, कोई फास्ट में कोई व्रत रखना अच्छा मानते हैं। तो ये सबके अपने अपने बिलीफ्स हैं रिलीजन को लेके, दूसरी चीज़ों को लेके। कोई समझते हैं 2 घंटे पढ़ना बहुत है रोज़, कोई समझते हैं 8 घंटे पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो ये सबके अपने अपने बिलीफ हैं विच वी डेवलप ओवर द टाइम विदाउट हैविंग करेक्ट नॉलेज एंड फैक्ट्स अबाउट पीपल एंड थिंग्स, ठीक है, जो कि डेवलप हो जाते हैं, ठीक है, बिना एक सही नॉलेज के लोगों के बारे में और चीज़ों के बारे में। फाइनेंशियल स्टेटस, सोशल इमेज, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, रिलीजियस बाइसेस आर सम फॉर्म्स ऑफ प्रेजुडिस। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल लिया था, समझाया ऊपर आपको। A good communicator considers the individuals involved in the process of communication without categorizing them into a section, gender, type or group. तो जो एक अच्छा कम्युनिकेटर होता है वो क्या करता है, इन सब चीज़ों को जो डिस्क्रिमिनेशन वाले फैक्टर है या जिनसे गैप पैदा होता है अमंग द पीपल, वो इन चीज़ों को कंसिडर नहीं करता, वो सबको एक साथ लेकर चलना चाहता है। वो ऐसी कम्युनिकेशन करना चाहता है जिससे किसी को डिफरेंस पैदा ना हो आपस में, कल्चरल या रिलीजन या सोशल जो भी कुछ कहें आप। ओके, थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है, थोड़ा सा इसमें कम ऑथर ने कम लाइन लिख के ज़्यादा समझाने की कोशिश की, एक तरीके से पोइट्री के तरीके से समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है वैल्यूज़ एंड बिलीव्स। डिपेंडिंग ऑन आवर नॉलेज, एजुकेशन एंड वैल्यूज़, वी ऑल हैव आवर ओन कोड ऑफ कंडक्ट एंड मोरल। आवर बिलीव्स लीड टू अजम्पशन एंड मिस इंटरप्रिटेशन। तो देखिए हमारे बिलीव्स क्या होते हैं, वही एजम्पशन बन जाते हैं या वो कई बार मिस इंटरप्रिटेशन की तरह काम करते हैं, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें हम यकीन कर लेते हैं, हम उसको क्रॉस चेक नहीं करते हैं, वेरीफाई नहीं करते हैं। हालांकि हम जब उसको चेक करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें गलत निकलती हैं, ठीक है। जैसे अभी मैंने एक एग्जाम्पल लिया था कि कोई आप
आपके पेरेंट्स आपके बारे में शिकायत करते हैं, हालांकि आपने कुछ गलत नहीं किया हो, कि कहते कि उस मोहल्ले में आपका लड़का उसको पीट कर गया, मारपीट कर रहा था, तो आप बिना इस बात को वेरीफाई किए अपने बच्चों को डांटने लगते हैं। अक्सर ऐसा देखने को मिलता है। ओके, एक रफ सा एग्जाम्पल था, अवर बिलीव्स बिल्ड आवर एटीट्यूड, बिहेवियर एंड टॉलरेंस। तो जो हमारे बिलीव्स होते हैं वो बिल्ड करता है हमारा एटीट्यूड, हमारा बर्ताव कैसे रहेगा, हम कितना किस चीज़ को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, किस चीज़ क्या है, रिलीजन की, सोसाइटी की है, या हमारी पढ़ाई की, कुछ भी, वट एवर वी सी अराउंड अस। फीलिंग्स एंड इमोशंस, फीलिंग्स आर द आउटकम्स ऑफ आवर इमोशंस एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। तो फीलिंग्स क्या होती है, एक रिजल्ट होता है या आउटपुट होता है हमारी इमोशंस का, ठीक है। Someday we feel elated and very receptive of all the ideas from other people, while other days we feel down and shut down to a certain communication. तो देखिए होता क्या, कई बार हम हमारे किसी एक टेस्ट में अच्छे मार्क्स से आते हैं, मान लीजिए हमने अच्छा स्कोर कर दिया हाफ वाले एग्जाम में, हम बहुत ज़्यादा खुशी फील करते हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पी हम होते हैं, खुशी महसूस करते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ हमारे पैसे गिर जाते हैं पॉकेट से, मान लीजिए मेरा पॉकेट खो गया या 500 रुपये का लॉस हुआ है, तो हमें बहुत दुख सा महसूस होता है। तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन वगैरह पे। ओके, another aspect of feelings is how we relate to someone. Our experiences and prejudices determine how we feel about someone involved in the process of communication with us. ठीक है, तो जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, ये सब ये हमारी जो ओपिनियन है, ये सब जिसका कोई आधार नहीं है, तो यही डिटरमाइन करते हैं कि हम किसी इंसान के साथ कैसे बात करेंगे, हमारा बात करने का तरीका कितना अच्छा रहेगा, कितनी कम्युनिकेशन आगे बढ़ेगी। देखिए, जैसे हम दोस्तों के साथ तो बहुत लंबी बात कर लेते हैं, बहुत अच्छा वक्त गुजार लेते हैं बाहर, 1 घंटे का भी पता नहीं चलता, लेकिन वहीं पेरेंट के साथ या फादर के साथ इतनी ज़्यादा बात नहीं करते, 5 से 10 मिनट हंसते या चलते फिरते बात कर ली, वहीं फादर भी इतनी बात नहीं करते। तो ये भी डिटरमाइन करता है कि आपकी कम्युनिकेशन किससे चल रही है। फ्रेंड सर्किल है तो आप बहुत लंबी बात कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन वहीं पेरेंट्स से इतनी बात नहीं कर पाते हैं। तो ये सब रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं। फीलिंग्स alter our communication style. If you learn how feelings affect our communication and interpretation of messages, we can master the art of effective communication during tough times and difficult situations. तो ये सब चीज़ें हैं। देखिए, अगर हम अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना सीख लें तो हम एक बहुत अच्छी कम्युनिकेशन कर सकते हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन जिसको कहेंगे, इवन इन डिफिकल्ट टाइम्स, परेशानी के टाइम में भी, यानी कि हालात सही नहीं है, मान लीजिए आप किसी कंपनी जॉब करते हैं, टफ टाइम चल रहा, तो अगर आप अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं तो बहुत कुछ आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। सराउंडिंग्स एंड एनवायरनमेंट, कम्युनिकेशन स्टाइल अल्टर्स डिपेंडिंग ऑन वेयर वी आर एंड हु वी आर विद। तो देखिए, कम्युनिकेशन में बहुत फ़र्क पड़ता है आपका कि आप कहाँ पर हैं, किसके साथ हैं। अगर वे ऑफ कम्युनिकेशन पब्लिक एंड प्राइवेट विद फ्रेंड्स एंड एट होम, इन क्लासरूम एंड आउटसाइड इज़ डिफरेंट। तो जैसा मैंने भी एग्जांपल थोड़ी देर पहले लिया कि आपका कम्युनिकेशन स्टाइल और आपकी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा वेरी करती है, सामने वाला पर्सन पे डिपेंड करता है। आप पेरेंट्स से बात कर रहे हैं, फादर से बात कर रहे हैं, मदर से बात कर रहे हैं, तो आप उनके साथ थोड़ा सा लिमिटेड बात कर पाते हैं या इतनी कंफर्टेबल में बात नहीं करते हैं। वहीं आप अपने फ्रेंड्स के साथ बिना कुछ सोचे समझे बात करने लगते हैं। वहीं आपके क्लास टीचर को सोच समझ के बात करते हैं, या आपके दूसरे रिश्तेदार होते हैं, मान लीजिए फूफा खालू वगैरह, तो बहुत सोच समझ के बात करते हैं। इन फॉर्मल सेटअप वी आर मोर केयरफुल एंड सिंसियर इन कम्युनिकेशन, वाइल इन casual situations we generally do not care much about our communication style, since people understand our real self. We should learn how to behave and communicate in different setups. तो हमको सीखना चाहिए कि हमें डिफरेंट सिचुएशन में, डिफरेंट आपका एनवायरनमेंट है, अलग अलग तरह के लोगों से कैसे बात करनी है, ठीक है, हमारी कम्युनिकेशन का क्या तरीका होना चाहिए, क्या हमारे वर्ड्स होने चाहिए। डिसाइडिंग हाउ टू कम्युनिकेट डिपेंडिंग ऑन द एनवायरनमेंट एंड काइंड ऑफ पीपल वी इंटरेक्ट विद, ठीक है। तो स्टूडेंट, थोड़ा सा टॉपिक थोड़ा सा अजीब सा था, आई थिंक मैंने आपको समझाने की कोशिश की, हालांकि हो सकता है आपकी समझ में कुछ चीज़ ना आई हो, तो मेरी कोशिश है पूरी आपको अच्छे से बेहतर समझाने की, रियल लाइफ एग्जाम्पल लेके बहुत सारे, क्योंकि ये चीज़ें आपको एग्जाम्पल लेके ही समझाई जा सकती है। फिर भी किसी की समझ में ना आए तो आप मेरे को क्वेरी या मैसेज या कॉल कर सकते हैं। ओके, आई होप यू विल बी गेटिंग सम आइडिया है। मेरी कोशिश रहेगी स्कूल जल्दी से ओपन हुआ तो आपको बहुत अच्छे से मैं सिखा सकूँ रियल लाइफ एग्जाम्पल लेके, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमको क्लियर होती है इंटरेक्शन करके। ऑनलाइन पढ़ाई में थोड़ा सा इंटरेक्शन नहीं पा रहा था, तो पता नहीं चल पा रहा आपको कितना समझ में आ रहा है। ओके, थैंक यू।